देखिए, जब 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा एससी आरक्षण को वर्गीकृत करने का फैसला सुनाया गया था, हम सरकार से प्रेस के माध्यम से आग्रह किया था कि राज्य सरकार तत्काल इसको कैबिनेट से पास करके कानून बनाए। उसके बाद 2 मरतबा कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमारे इस फैसले को एससी कमीशन को भेजा गया था। 1 सप्ताह एससी कमीशन की रिपोर्ट आने में लग गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पीसी करके ये बयान जारी किया कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनाव आयोग को प्रेषित कर दिया है। जब भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट आएगी, अनुमति आएगी, हम इसको कानून बनाकर लागू करेंगे। 2 दिनों के बाद चुनाव आयोग द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और प्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग ये कहते हैं कि हमारे पास सरकार की कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हम लोगों ने दूसरी कैबिनेट मीटिंग का भी इंतज़ार किया कि शायद इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार हमारे काम को सिरे चढ़ाए। इसी दौरान हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ौली जी से भी मिले। उन्होंने भी कहा कि आपका कार्य अंडर प्रोसेस है, मगर इसे दुर्भाग्य गए जब चुनाव आयोग ने अपनी पीसी करके ये कहा कि हमारे पास ये इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा भेजा गया लंबित नहीं है। ये बात सुस्पष्ट हो गई कि हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम आज आपके माध्यम से प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के लोगों को भी, नेताओं को भी एक बात बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, यदि आपकी करने की मंशा नहीं थी, आपने इस तरह का झूठा बयान प्रेस के सामने नहीं देना चाहिए था। अब भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप नहीं करना चाहते, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हम लोग इस संदर्भ में 22 सितंबर 2024 को जींद में डीएससी समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। वेन्यू नई अनाज मंडी भी हो सकता है, या जो समय पर उपलब्ध रहेगा वो वेन्यू हो सकता है। हम फिर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम आपको डीएससी नौकरियों में लागू करने के लिए 21 सितंबर तक की समय अवधि देते हैं। या तो आप 21 सितंबर तक डीएससी के मुद्दे पर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर कानून बनाए। देखिए सरकार का तमाशा, हरियाणा की सरकार चुनाव आयोग से HKRN के कर्मचारियों की लगातार भर्ती करने की अनुमति ले लेती है। हरियाणा सरकार चुनाव आयोग से रेगुलर भर्तियां करने की भी अनुमति ले लेती है। हरियाणा सरकार 1.5 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए भी चुनाव आयोग से अनुमति ले लेते हैं। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि जब राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सभी मसौदों को चुनाव आयोग पारित कर रहा है, उसकी अनुमति दे रहा है, मुख्यमंत्री जी आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपनी दराज में क्यों बंद किए हुए हैं? यदि आप नहीं करना चाहते, मत करें। हम लोग 18 सालों से संघर्षरत थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने आपको कहा कि हमने सरकार को 21 सितंबर तक की समय अवधि दी है। 22 सितंबर को जींद के अंदर समाज बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होएगा। अगला निर्णय तो समाज करेगा। हम भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे अथवा नहीं देंगे। यदि समाज ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दो तो उस पर हम विचार करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल हमारे मसौदे को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इसको कानून नहीं बनाया तो निश्चित तौर पे जो भी हमारे समाज का निर्णय आएगा वो सर्वोपरि रहेगा। अब ये मामला हमारे विधायकों की और मंत्रियों की सीमा रेखा से बाहर जा चुका है, क्योंकि जिन विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य पार्टी के हो, जिन लोगों ने अपने अपने आकाओं से टिकट मांगनी होती है, वो लोग सरकार को सख्त भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे विधायक मूक दर्शक बन के मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बार बार हमारे समाज को, इस 33,74,000 की आबादी वाले समाज को झूठ परोस रहे हैं। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस झूठ के कारोबार को तत्काल बंद कीजिए। आप अगर नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जितने बच्चे लगने हैं, चाहे 10% लगे, हमें स्वीकार है, मगर प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। हम आपकी झूठ को और सच के 21 सितंबर तक इंतज़ार करेंगे और जब 21 सितंबर की समय अवधि समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम सरकार के साथ क्या करेंगे ये 22 सितंबर को हम आपके सामने बताएंगे। श्रीमान जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है आपके प्रति? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस बेबस अबला जैसी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस बेबस अबला जैसी है जिसे उस बच्चे की चिंता नहीं है जिसकी वो उंगली पकड़ रही है, बल्कि उसे उस बच्चे की चिंता जो उसके गर्भ में पल रहा है। जो लोग 21 तारीख को, जो तथाकथित डीएससी, जो दलित ब्राह्मण जिन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था, वो लोग इनका कभी वोट रहा ही नहीं। और फिर भी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके दबाव में आकर हमारे प्रस्ताव को पेंडिंग रखते हैं, ये सरकार के लिए भी फायदेमंद नहीं रहेगा, समाज के लिए भी फायदेमंद नहीं रहेगा। जो भी भारत बंद हुआ था आप उसके समर्थन में नहीं है। देखिए, एक बात बताइए, मायावती जो आज दलित राजनीति के हाशिए पर जा चुकी है, जिसका आज दलितों की राजनीति में कोई लंबा चौड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि मायावती आज बिल्कुल हाशिए पे जा चुकी है, क्योंकि बीजेपी का केंद्र में समर्थन करते करते मायावती बिल्कुल राजनीतिक तौर से कमज़ोर हो चुकी है। अब इस चंद्रशेखर महाशय की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी उस बात को भूल चुके हैं कि इसके नगीना लोकसभा क्षेत्र में हमारे डीएससी समाज के लोगों ने इसको लाखों रुपए का आर्थिक सहयोग देकर, अपना कीमती वोट देकर इसको चुनाव जितवाया है। और ये सभी चमारों के नेता एक ही भाषा बोलते हैं कि जो संविधान पीठ द्वारा निर्णय सुनाया गया है वो असंवैधानिक है। मैं आपके माध्यम से इन सभी चमार नेताओं से एक सवाल पूछता हूँ कि ये असंवैधानिक कैसे है? जितने भी आपके समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, मैं उनको चुनौती देता हूँ, आओ खुले मंच पे चर्चा कर लेते हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि समाज कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जातियों में बढ़ता जा रहा है, जो सरकार की मंशा रही है, जो पहले सरकार रही है, जो अब सरकार है, तो आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, अगर आप इस आरक्षण को जातियों में खंडित होने की बात कर रहे हैं, आपका सवाल तो सही है, मगर थोड़े से शब्दों में आप चयन करने में मैं तो यही कहूँगा आपसे चूक हो गई। शेड्यूल्ड कास्ट की हरियाणा में 42 जातियां हैं
6 जातियां वो है जो चमड़े से संबंधित काम करती है। 36 वो शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट तो है मगर वो चमड़े से संबंधित कार्य नहीं करते। 1992 के अंदर जब हरियाणा में चौधरी भजन लाल जी की सरकार होती थी, हमारे तत्कालीन नेताओं ने भजन लाल जी से ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि चौधरी साहब इस आरक्षण में हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तब 92 के एंड में आते आते चौधरी भजन लाल जी ने हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार गुरनाम सिंह को आयोग का दर्जा दिया और उनसे ये कहा कि हरियाणा में जितनी भी शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं, आप उन जातियों की संख्या, शिक्षा, नौकरियों की हिस्सेदारी के बारे में सारी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। जो जस्टिस गुरनाम सिंह ने 93 में जो रिपोर्ट सबमिट की थी, वो सारी रिपोर्ट नेट के ऊपर भी पड़ी हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में नौकरियों का विश्लेषण किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 में हुआ था और 24 नवंबर 1994 तक जो नौकरियों का ब्यौरा गुरनाम सिंह कमीशन ने सबमिट किया था, क्लास 1 के कुल 147 अधिकारी पाए गए थे। जो ये हमारा DSC/SCA है जिसके अंदर 36 कम्युनिटीज़ आती है, हमारे 147 में से महज 21 अधिकारी थे। शेष अधिकारी 126 अधिकारी चमार वर्ग से पाए गए। सेकंड क्लास के हमारे 399 अधिकारी पाए गए थे कुल, उसमें से 31 DSC के थे और 368 अधिकारी चमार वर्ग से पाए गए थे। तीसरी श्रेणी के अंदर 18,454 कर्मचारी पाए गए थे, जिसमें 1,848 कर्मचारी SCA वर्ग के पाए गए थे और 16,408 कर्मचारी चमार वर्ग के पाए गए थे। जब भजन लाल जी ने ये देखा कि आरक्षण की एक तरफा लूट मची हुई है, तब उन्होंने 25 नवंबर 1994 को करनाल के अंदर इस आरक्षण को 2 खंडों में विभाजित किया था। A वर्ग के अंदर 36 जातियाँ आती है, जिसका ब्यौरा मैंने लिस्ट में डाल रखा, वो प्रेस नोट आपके पास आ जाएगा। और दूसरी तरफ चमड़े से संबंधित काम करने वाली 6 जातियाँ थी। और ये आरक्षण 11 वर्षों तक बदस्तूर जारी रहा और इन 11 वर्षों में जो नियुक्तियां की गई वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्लास 1 के कुल 73 अधिकारी अब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए, जिसमें से 37 अधिकारी हमारे SCA वर्ग से पाए गए और 36 अधिकारी चमार वर्ग से पाए गए। 770 द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पाए गए, 385 SCA वर्ग के पाए गए और 385 SCB वर्ग के पाए गए। थर्ड क्लास के अंदर 11,597 कर्मचारी पाए गए, जिसमें SCA वर्ग के 6,017 पाए गए और 5775 कर्मचारी B वर्ग से पाए गए। जब 2006 के अंदर हाई कोर्ट से हमारा फैसला, जिसको मैं न्यायालय के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, हमारे खिलाफ फैसला आया गया और उस फैसले में उच्च न्यायालय ने बड़े साफ तौर पे लिखा गया था कि यदि कोई सी भी पार्टी इस फैसले से सहमत नहीं है तो 90 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। इसे दुर्भाग्य के अथवा सौभाग्य के कि उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, क्योंकि उस समय हरियाणा में चमारों के 11 विधायक होते थे और DSC समाज के केवल 6 विधायक होते थे, उन्होंने हमारी अपील को सर्वोच्च न्यायालय में दायर ही नहीं किया। जब हम वर्ष 2006 में जींद में आमरण अनशन कर चुके थे और वर्ष 2008 में रोहतक में आमरण अनशन कर चुके थे, 2008 के अंदर
21 महीनों के बाद मुख्यमंत्री ने हमारी अपील को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया, जो मुख्यमंत्री की कमजोर इच्छा शक्ति को और एक तरफा झुकाव को स्पष्ट दिखाता है। हमारे बड़े भाई ये कहते हैं कि चौधरी भजनलाल जी ने इस एससी रिजर्वेशन को 2 भागों में बांटा था और हमने उसको सत्ता में नहीं आने दिया। आपके माध्यम से मैं उन बड़े भाइयों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे आरक्षण की तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेढ़ी आंख की थी और आज हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज में आने के लिए तरस रहे हैं। अगर हमारे मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गलती स्वीकार करके आज भी हमारे इशू पर बोलते हैं, आज भी हमारे विषय में वो इंटरफेरेंस करते हैं, तो समाज किसी के बारे में भी विचार कर सकता है। आज जो भी पार्टी, जो भी संगठन डीएससी को नौकरियों में लागू कराने का काम करेगा, हम उन संगठनों की तरफ, उन राजनीतिक दलों की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर से देख सकते हैं। देवीदास जी, जो आपका 22 सितंबर का कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय है या जिला स्तरीय? राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। जैसा कि आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया है, तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी वो सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? अगर मैं मोटे तौर पे कहूं कि चुनाव आयोग, कागजों में तो ये कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मगर जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ये। कोई चुनाव आयोग वाला इसका अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा। अगर चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी होती तो किसी भी एम्प्लॉय की नियुक्ति की बात नहीं की जाती, क्योंकि चुनाव की कोड लगने के बाद किसी कर्मचारी की नियुक्ति का काम नहीं किया जाता। और जबकि आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार HKRN के साथ साथ नियमित कर्मचारियों को, रेगुलर एम्प्लॉइयों की भर्ती पे भी लगातार काम कर रही है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है। देवीदास जी, देश संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से, संविधान से चल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय उसकी अनुपालना कराने के लिए प्रयास करते हैं। जब इन दोनों चीज़ों को दरकिनार करते हुए इनके फैसलों को नहीं मानते लोग, तो देश किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम इन्होंने 21 अगस्त को किया है, इसमें केवल एक ही तरह के लोग नहीं हैं, इसमें 3 तरह के लोग हैं। पहली वो किस्म है जो लोग एससी की दूसरी जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने चाहती। अगर मैं इनके बारे में एक बात कहूँ, रविदास जी महाराज ने 2 लाइनों का एक बहुत बड़ा दोहा संकलित किया था। ऐसा राज मैं चाहूँ मिले सबन को अन्न, ऐसा राज मैं चाहूँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम रहे रविदास प्रसन्न। आज ये रविदास के भगत जो अपने आप को रविदास जी के अपना पथ प्रदर्शक धर्मगुरु मानते हैं, आज ये इस बात से कोसों दूर जा चुके हैं। आज इन्होंने रविदास की वाणी पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब रही बात बाबा साहब अम्बेडकर की, आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि देश का संसद, देश का न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, देश के प्रशासनिक कार्यालय, सभी के सभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत काम कर रहे हैं। मगर अफसोस कि जिन जजों ने, जो संविधान पीठ ने ये निर्णय सुनाया था, आज ये उसका ही विरोध कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये विरोध करने वाले लोग बाबा साहब के भी सच्चे समर्थक नहीं हैं। और वैसे भी बाबा साहब चमार वर्ग से नहीं आते थे, ये सवचकार वर्ग से आते थे। और जब जब इनको अवसर मिला, चाहे बाबू जगजीवन राम का टाइम रहा हो, चाहे TR बालू का टाइम रहा हो, इन्होंने सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का जम के विरोध किया है। भले ये लोग इस तरह का ड्रामा कर रहे हो कि हमने बाबा साहब का पिछले 75 वर्षों से पेटेंट करा रखा हो, मगर मैं आज आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब 1952 में संसदीय चुनाव लड़ रहे थे,
उस चुनाव को हराने वाला कोई और नहीं था। जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया वो दूध बेचने वाला चर्मकार वर्ग से आता था। बाबू जगजीवन राम जो कांग्रेस के बड़ा चेहरा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराने का कार्य किया। टी.आर. बालू, जिस समय बाबा साहब को संविधान लिखने की कमेटी में लिया जाना था, टी.आर. बालू ने बड़ा जम के विरोध किया था कि अम्बेडकर को संविधान समिति में शामिल नहीं किया जाए। ये लोग बाबा साहब के ना कभी थे और ना कभी होंगे। अभी पिछले वर्ष इन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया था। मैं आपको इन लोगों की करतूत बताता हूँ कि इन्होंने मंच के ऊपर बाबा साहब का चित्र लगाने से भी मना कर दिया था। ये केवल और केवल काशीराम की भाषा समझते हैं और काशीराम जी की बात को आज लागू करने का समय आ गया है। साहेब काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अभी 3 रोज पहले राज्य सरकार ने फैमिली आईडी से कास्ट वेरिफिकेशन करके आंकड़े जारी किए हैं। वो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ। SCA के 33,74,266 लोग पाए गए थ्रो फैमिली आईडी और चरमकार वर्ग के 30,64,484 लोग पाए गए। जो इनकी आबादी का मैं प्रतिशतता निकालूं, हमारी SCA वर्ग की 53.30% आते हैं और ये लोग 47.70 आते हैं। यदि मैं इस परसेंटेज को 20% आरक्षण की ओर कन्वर्ट करूं, SCA को आरक्षण 11.3 जाता है और इनको 9.7 जाता है। अरे काशीराम जी की तो बात मान लो, बाबा साहब अम्बेडकर तो सवचकार वर्ग से आते थे, ये तो चमार वर्ग से आते हैं। इनकी तो बात मान लो भाई। मैं सरकार से जब भी करे, यदि सरकार का उद्देश्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात को मानना है, उपाध्याय जी ने एक बात कही थी, हम आरक्षण का लाभ आखिरी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को देना चाहते हैं। जैसा कि RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने देश में घूम घूम कर आरक्षण पे चर्चा करने के लिए कहा था कि आरक्षण को नए सिरे से चेक किया जाना चाहिए। देश के अंदर RSS प्रमुख की बात को किसी ने तवज्जो नहीं दी, ना राज्य सरकार ने दी, ना केंद्र सरकार ने दी। ये तो मैं कहता हूँ भला हो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का। हमारे 33,74,000 लोगों को आज़ादी का आभास करा दिया, वरना हम 73,74,000 लोग इस आज़ाद मुल्क के गुलाम नागरिक थे। गुलाम नागरिक वो होता है जिसकी किसी सरकारी एजेंसियों में हिस्सेदारी ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है 2 जुलाई को हमारे समाज को मुख्यमंत्री जी ने चाय पर बुलाया था। तब नायब सैनी जी ने हमें कहा था कि देवीदास जी, आपका मसला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने नायब सैनी को बीच में रोकते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी आप गलत बोल रहे हैं। जब हमारा मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था, तब आपने वर्ष 2020 के अंदर शिक्षा में कैसे लागू कर दिया? इसका अर्थ ये हुआ कि न्यायालय आपको आरक्षण को विभाजित करने की अनुमति देता है, न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। यदि मैं आपको 2014 का निर्णय, 2018 का निर्णय और 2024 के निर्णय, जो पहले तीन पीठों की 3 जजों की पीठ थी, 2018 में 5 जजों की पीठ थी और 2024 में 7 जजों की पीठ थी, सभी पीठों ने एक ही फैसले को बरकरार रखा है कि राज्य चाहे तो इस आरक्षण को विभाजित कर सकती है। मगर अफसोस कि राज्य सरकार के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लोग भी इन नेताओं में
कमज़ोर वर्ग को अपलिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है, और ना ही ये जो हमारे SC A वर्ग के अंदर हमारे वर्ग में ऐसे लोग भी आते हैं, हमारे घुमंतु समाज के लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी फैमिली ID, आधार कार्ड जैसे कागजात नहीं हैं। जब हमारे घुमंतु भाइयों के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है और वो बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, पत्रकार बंधुओं, हमारा जो सिस्टम है, जब हम सिस्टम में एंट्री करते हैं तो उसमें रेजिडेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, जिसके पास रेजिडेंस ही नहीं है तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहां से लाएगा, और वो बच्चे बगैर आधार कार्ड के ही पलते फूलते रहते हैं। आपसे एक बड़ा और अंतिम सवाल मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने सभी को एक समान अधिकार की बात कही है, तो सभी जातिगत आरक्षण छोड़कर अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए तो राज्य और देश के विकास में कितना योगदान रहेगा? देखिए, आपकी बात पत्रकार साहब, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। यदि मैं वर्ष 2014 की बात करूं, जींद के अंदर राजीव रतन जी उपायुक्त होते थे। एक कांग्रेस के नेता जो आज खुद को जींद का भावी विधायक मानकर कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, राजीव रतन के कार्यालय में घुसकर वो जितनी गंदी गाड़ी दे सकते थे नहीं, उन्होंने 2014 में 2024 की गाड़ियां राजीव रतन को दी थी। इसका अर्थ ये हुआ, हमारा शोषण आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर होता है। यदि मैं राष्ट्रपति की बात करूं, वर्तमान राष्ट्रपति की बात करूं, यदि मैं भूतकाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की बात करूं, जिनको राष्ट्रपति होते हुए मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, उन लोगों का शोषण उनके पदों से भी नहीं होता, जातीय आधार पर होता है। जब तक देश के अंदर ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, हम आरक्षण देने वाले कौन हैं? हम तो मांगने वाले हैं। हमारा शोषण पिछले 5000 वर्षों से बददस्तूर जारी है। यदि मैं रामायण के काल की बात करूं, यदि मैं महाभारत के काल की बात करूं, महाभारत में कर्ण का क्या कसूर था? उसका इतना ही तो कसूर था कि उसका लालन पालन सूत के घर में पैदा हुआ था, किसी जुलाई के घर में पैदा हुआ था। और उस समय हमारे जो शस्त्र विद्या के जानकार थे परशुराम जी ने उनको ये कहते हुए नकार दिया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा देते हैं, अन्य को शस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देते। हमारा हर युग में शोषण हुआ है। रामचंद्र जी महाराज को हम सबसे श्रेष्ठ युग मानते हैं। जब हमारे शंभुक मुनि तपस्या कर रहे थे, उसकी गर्दन इसलिए काट दी गई थी कि इसको राम का नाम लेने का, परमात्मा का सिमरन करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो शोषण हो रहा है वो जातिगत तरीके से हजारों वर्षों से हो रहा है। और इसलिए हालांकि मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था होनी चाहिए जो आप चाहते हैं, मगर इसके लिए सरकार ने कदम उठाने पड़ेंगे। समान शिक्षा नीति लागू करनी पड़ेगी। जब तक देश के सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में सिलेबस एक नहीं होगा, तब तक देश में समान नीति लागू नहीं की जा सकती। मैं सरकार से एक बात कहता हूँ, आप 2 लाइन का नोटिफिकेशन जारी करें कि जो राज्य कर्मचारी, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है या PN है, सफाई कर्मचारी है, जो राजकोष से वेतन लेता है, उसके बच्चे का दाखिला सरकारी स्कूल में हो जाना चाहिए। फिर देखना रातों रात शिक्षा का स्तर कैसे उठता है। हम सभी अभिभावक, जब हमारा बच्चा 5वीं से लेकर 12वीं क्लास तक होता है, हम लोग इस बात पर संघर्ष करते रहते हैं कि जींद में मोतीलाल सबसे बढ़िया है, क्राइस्ट राजा सबसे बढ़िया है, इंडस सबसे बढ़िया, इनमें हम अपने बच्चों को दाखिला दिलाए। जब हम उसी बच्चे को +2 के बाद प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन दिलाने की बात करते हैं, MBBS की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, फिर हम सभी लोग इंक्लूडिंग यू एंड मी, फिर हम इस कोशिश में लगते हैं कि मेरे बच्चे का दाखिला सरकारी संस्था में होना चाहिए। जब तक ये डबल स्टैंडर्ड ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर सकते। देवीदास जी, जब बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर के ऑप्शन रहती है, तो SC शेड्यूल कास्ट में भी क्रीमी लेयर का ऑप्शन नहीं आना चाहिए? देखिए, ऐसा है वेद जी, शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर क्रीमी लेयर एप्लीकेबल ही नहीं होता।
जिन लोगों का जातीय आधार पे शोषण होता है उन पे क्रीमी लेयर एप्लीकेबल नहीं है। ये एक स्टंट था। ये क्रीमी लेयर की आड़ में देश को ये बरगलाने में कामयाब हो गए। वास्तव में तो ये लोग उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे थे, मगर इन्होंने जो सहारा लिया है वो क्रीमी लेयर का लिया। क्रीमी लेयर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू।